Okay. So, a very good morning to all of you all. Good morning, everyone. Good morning to all my virtual students also. There are some few sections, to be precise, 4 sections pending under the GCA Act. Let us do those sections and the remaining questions. And today we are going to revise the complete Contract Act, GCA, as well as we are going to have the Kahoot test. आ जाइए please. अरे अरे अरे. Section number 27. Please mark this section as very important. Section number 27 talks about service by post. Section 27 talks about service by post. सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से. Okay. Okay. कोई भी एक्ट में कोई भी एक्ट में कुछ नहीं. सुनो ना मेरी बात. जब कभी भी लिखा जाता है that a particular document has to be served by post, what do you mean by that? देखो आपने कंपनीज एक्ट में भी देखा है, एजीएम की जो मीटिंग की नोटिस होती है, इट हैज टू बी सेंट टू ईच एंड एवरी मेंबर. बेटा कॉस्टिंग की टेस्ट की पढ़ाई बाद में करें. आज है क्या टेस्ट? कल है ना? 2 मॉड्यूल. ऑल द बेस्ट. चलो आ जाइए. सुनो मेरी बात, इसलिए कहा बेस्ट विशेस. सुनो मेरी बात, प्लीज पे अटेंशन नाउ. ओके, लॉ इज ऑल्सो 100 मार्क्स पेपर, तो प्लीज इज्जत दीजिए इस पेपर को भी. सुनो मेरी बात नाउ, प्लीज पे अटेंशन. कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोई एक्ट में लिखा गया है दैट अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हैज टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट, हाउ इज इट सपोज टू बी पोस्टेड? सेक्शन 27 कहता है, पहली बात तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर रहे हो, मेक इट श्योर दैट यू आर प्रॉपरली एड्रेसिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. तो कंप्लीट एड्रेस, ऑब्वियसली द पोस्टल एड्रेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी चिट्ठी जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां नहीं पहुंचेगी, रॉन्ग नंबर लग जाएगा, है ना? अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली यू आर सपोज टू प्रीपे. आप लोग जानते हो, आई डोंट नो जानते हो या नहीं, कभी आपने ट्रेडिशनली चिट्ठियां भेजी है क्या बचपन में? तो आपने तो सिर्फ लेटर लिखा था, बट पोस्ट हम नहीं करा था. बट जो चिट्ठियां होती है उसके ऊपर स्टैम्प लगता है, छोटे स्टैम्प्स, 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले. ओके, तो अलग अलग सिंबल्स होते हैं उन स्टैम्प्स पे. तो इफ दैट चिट्ठी इज नॉट स्टैम्प, it's not going to go to the desired location. You are supposed to pay something, okay, for this particular postal service. So basically आपने properly address कर दिया, जो चीज लिखनी थी वो आपने लिख दी, बट ये चिट्ठी तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक जितना पेमेंट डिजायर्ड है उतना आपने पे नहीं किया है. एंड ऑफ कोर्स दिस पेमेंट हैज टू बी डन प्रायर टू द सेंडिंग ऑफ द लेटर, सो इट्स बेसिकली प्रीपेड. तो पहले आप क्या करते हो? स्टैम्प खरीदते हो, जितना डिजायर्ड अमाउंट है, किस लोकेशन में आपको चिट्ठी भेजनी है उस हिसाब से आप उतने स्टैम्प्स वहां पे लगाते हो, एंड देन यू पुट इट इन दैट लाल डिब्बा, एंड देन दैट चिट्ठी goes to the person to whom it was actually required to be sent. Are yes or no guys? So basically payment is done first and then the service is given. So it is a prepaid facility. So you are prepaying it, you are properly addressing it. But ये third point, though it is the last, but it is the most important point, which says अगर आप ये document को serve कर रहे हो,
This service of document has to be done by a registered post. Now the question arises is, what do you mean by a registered post? सुनो मेरी बात. पोस्टल सिस्टम की दुनिया में 3 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. 1 is registered post, 2nd is unregistered post, and the 3rd one is registered post acknowledgement due. एक एक करके मैं आपको तीनों भी शब्द के बारे में बताती हूं, बिकॉज ये सेक्शन में आगे जो केस लॉज है उनमें इन शब्दों का रेफरेंस दिया हुआ है. सबसे पहली बात तो एन अनरजिस्टर्ड पोस्ट. अनरजिस्टर्ड पोस्ट इज अ पोस्ट वेर इन द सेंडर डज नॉट हैव एनी प्रूफ of even sending the letter. Unregistered post is a system in which the sender does not even have the proof that he has sent a letter. कल जाके अगर आप लाल डिब्बे से कोई चिट्ठी भेजते हो, you don't even have the proof that you have actually sent that particular letter. कौन थोड़ी ना आपको रिकॉर्ड कर रहा, थोड़ी ना शूट कर रहे हो. देखो अब मैं गई लाल डिब्बे के पास, अब मैंने वो चिट्ठी डाली है, चिट्ठी जो है वो डिब्बे में जा चुकी है, अब पोस्टमैन आया है और पोस्टमैन चिट्ठी को अपने डिजायर्ड लोकेशन पे भेजेगा. यू डोंट हैव द प्रूफ दैट यू एक्चुअली डिड दैट. यू डोंट हैव द प्रूफ दैट यू एक्चुअली सेंट द नोटिस. सच सिस्टम इज नोन एज द अनरजिस्टर्ड पोस्ट. रजिस्टर्ड पोस्ट में यू हैव अ प्रूफ दैट यू हैव सेंट अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. तो यूजुअली जब आप डॉक्यूमेंट्स को भेजते हो थ्रू कुरियर और स्पीड पोस्ट, आपको एक रिसीट मिलती है और उसी रिसीट में लिखा जाता है कि इस तारीख को आप आए थे, आपने ये कुरियर कंपनी को ये पार्सल दिया है और अब ये कुरियर कंपनी ये जिम्मेदारी लेती है कि डिजायर्ड लोकेशन पे आपका पार्सल वो पहुंचा देगी. यू हैव अ प्रूफ दैट यू हैड डिलीवर्ड दिस पर्टिकुलर पार्सल और डॉक्यूमेंट और दिस चिट्ठी फॉर सेंडिंग इट टू द अदर पर्सन. दिस इज नोन एज अ रजिस्टर्ड पोस्ट. और जब हम रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू की बात करते हैं, जब हम रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू की बात करते हैं, आपके पास लेटर सेंड करने का तो प्रूफ है ही, प्लस जब आपका ये लेटर रेसिपिएंट को रिसीव हो जाता है तब भी आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है दैट दिस लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर. तो सेंडर को ये भी चीज का प्रूफ रहता है कि रिसीवर को लेटर रिसीव हो गया है. दिस इज नोन एज अ रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू. यूजुअली जब बैंकर्स चेकबुक इशू करते हैं ना कस्टमर को, चेकबुक वो इशू करते हैं थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू सिस्टम. तो उनके पास दोनों चीजों का प्रूफ रहता है. 1 that they sent the checkbook at your place, and 2 they also have the proof कौन से पर्सन ने कितने बजे वो चेकबुक आपके घर पे रिसीव की है. इतने तक के भी डिटेल्स बैंकर के पास रहते हैं. सो नोबडी कैन चैलेंज द फैक्ट कि बैंकर ने चेकबुक इशू किया ही नहीं है कस्टमर ने डिमांड करने के बाद. तो देखो 3 चीजें हैं. 1, सेंडर के पास ये भी प्रूफ नहीं है कि उसने लेटर सेंड किया है. दैट इज नोन एज एन अनरजिस्टर्ड पोस्ट. रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या हो रहा है? You have a proof that you have sent the letter, and then registered post acknowledgement due में आपके पास sending और रिसीवर को रिसीट का भी आपके पास प्रूफ मिलता है. उसको कहते हैं एज रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू. अब अगर लॉ मेकर ने कुछ भी नहीं लिखा है इन दैट पर्टिकुलर एक्ट, सिर्फ कहा है आपको ये डॉक्यूमेंट सर्व करना है टू ऑल योर मेंबर्स, तो अगर कंपनी मीटिंग बुला रही है, कंपनी को मीटिंग की नोटिस सर्व करनी होगी ऑन ऑल द मेंबर्स, बस सिर्फ कहा है सर्व करनी होगी. तो अब कंपनी से एक्सपेक्टेड है कि वो ये लेटर को प्रॉपरली एड्रेस करे, प्रीपे करे, एंड थर्ड दैट दिस चिट्ठी इज सेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट. तो कंपनी के पास इस चीज का प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने
सारे मेंबर्स को नोटिस भेजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कल जाके अगर एक भी मेंबर को नोटिस नहीं मिली है, मेंबर ये बता सकता है दैट इट वाज अ डेलिब्रेट ओमिशन। और अगर डेलिब्रेट ओमिशन है, आप लोग जानते हो पूरी की पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स हो जाती है इनवैलिड, and that is why it is expected from the company also to send this letter through the registered post, through the हाँ है ना। बट अब जनरल क्लॉजेज एक्ट है, ये कौन सी एक्ट है? हम इस एक्ट को कब रिफर करेंगे? इफ योर एक्ट इज साइलेंट। अगर मेरी कोई एक्ट है, एग्जाम्पल सम अदर एक्ट, और वो स्पेसिफिकली कहती है कि ये लेटर या ये डॉक्यूमेंट आपको भेजना ही पड़ेगा थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो अब बताओ उस सिचुएशन में लेटर को कैसे पोस्ट किया जाएगा? थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। सुनो ना मेरी बात, मेरी एक्ट स्पेसिफिकली कहती है ये नोटिस आपको भेजना है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ माय एक्ट, बट नाउ आई सेंड द नोटिस थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट। आप बताओ ये सर्विस ऑफ नोटिस वैलिड और इनवैलिड? व्हाई इनवैलिड? बिकॉज एक्ट का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था that the notice has to be sent through registered post acknowledgement, हाँ या ना? और अगर registered post लिखा है, आपने registered post से ही भेजा है, तो क्या नोटिस वैलिड है? अरे बोलो ना। अच्छा, और अगर एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ कहा है आपको नोटिस सर्व करनी है, दैट्स इट। कैसे सर्व करनी है नहीं लिखा है, तो कैसे सर्व करोगे? नहीं, कैसे भी नहीं, आपको उसको सेंड करना होगा ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। यस और नो गाइस? रजिस्टर्ड पोस्ट, प्री पेइंग एंड प्रॉपरली एड्रेसिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। यस और नो गाइस? अब कुछ एक केस है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, देयर इज अ केस यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा के केस में जो एक्ट के अंदर बात की जा रही थी, ओके सुनो ना मेरी बात, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था उस एक्ट का कि आपको नोटिस कंपल्सरी भेजनी होगी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। बट यहां पे इस बंदे ने रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से नहीं, बल्कि रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजी। आप ही बताओ, ये जो सर्विस ऑफ नोटिस है, इज इट वैलिड और नॉट वैलिड? सो द आंसर ऑल्सो केम द सेम, दैट ये नोटिस फाइनली जो भेजी गई थी वो वैलिड नोटिस नहीं है, क्योंकि एक्ट जो कहता है ना आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजी तो नोटिस वैलिड है, वो तभी अट्रैक्ट होगा जब आपका एक्ट साइलेंट है। तो यहां पे जीसी अट्रैक्ट नहीं होगा। भीमसेन मखीजा के केस में क्या जनरल क्लॉजेस एक्ट अट्रैक्ट होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस एक्ट का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था टू सर्व द नोटिस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो कंक्लूजन वही आया है, द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन regarding service of notice under registered post under this section of this act, matlab GC act, is not tenable. Why is it not tenable? Means it's not acceptable. It's not acceptable because आपकी statutory requirement आपसे registered post acknowledgement due चाहती है। तो हम भी यही चाहते हैं, आप अगर चिट्ठी भेज भी रहे हो, you should send it through registered post acknowledgement due. Yes or no guys? अरे बोलो ना। वंडरफुल। और एक केस है, आप लोग आंसर मत देखना, और दो केसेस है, ट्राई टू गिव द आंसर, यू ऑल विल बी एबल टू गिव द आंसर। इन जगदीश सिंह वर्सेस नथू सिंह,
जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह। सुनो ना, एक लैंडलॉर्ड था और एक टेनेंट था। लैंडलॉर्ड और टेनेंट समझता है? तो बेसिकली लैंडलॉर्ड ने अपना घर किसी और को रेंट पे दिया था। जिसका घर है उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, और जिसके घर पे मतलब जो रह रहा है उसको टेनेंट कहते हैं। तो सुनो ना मेरी बात, चलो ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। उसका निजी मामला है, आपको क्यों इतना ज्यादा इंटरफियरेंस है? ओके सुनो मेरी बात, लैंडलॉर्ड ने एक नोटिस दी थी। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को एक नोटिस दी थी, हो सकता है रेंट वेंट की कुछ नोटिस होगी। अब प्रॉपरली एड्रेस दिया, मारो यार उसको यार, प्रॉपरली एड्रेस किया, प्रीपेड किया, और इस नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया। मतलब जीसीए की रिक्वायरमेंट को क्या हमने पूरा किया है? अरे बोलो ना, हमने प्रॉपरली एड्रेस किया, प्रीपेड किया एनवलप, एंड प्लस हमने रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस टेनेंट को भेज दी। टेनेंट को नोटिस मिली भी, बट टेनेंट ने ये नोटिस को रिटर्न करवा दिया। कहा मैं ये नोटिस एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जैसे ही देख लिया ना लैंडलॉर्ड के तरफ से चिट्ठी आई है, टेनेंट समझ गया होगा कि ये चिट्ठी में क्या लिखा होगा, कितनी प्यार भरी चिट्ठी हो गई है। तब ऐसे केस में, सुनो ना मेरी बात, ऐसे केस में what happened is the tenant did not accept the चिट्ठी। and देखो, if a letter or a parcel is not accepted by the receiver, it is returned back to the sender। और वही इस केस में हुआ। लैंडलॉर्ड की भेजी गई नोटिस क्योंकि टेनेंट ने रिसीव नहीं की, दिस नोटिस वाज रिटर्न्ड बैक टू द लैंडलॉर्ड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नोटिस भेजी गई थी, क्या ये नोटिस वैलिड थी भी या नहीं थी? कंक्लूजन में जज साहब ने बोला आपने चिट्ठी को एक्सेप्ट ना करना इज इन इटसेल्फ अ प्रूफ कि नोटिस आपको बराबर सर्व हुई है। मतलब चिट्ठी जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां तो पहुंच ही गई है ना। और आप जब कह रहे हो मेरे को चिट्ठी नहीं चाहिए, आप लेके चले जाइए, इज इन इटसेल्फ अ प्रूफ दैट द नोटिस हैज बीन प्रॉपरली सर्व। In fact, it's not only properly served, it's been properly received also to the recipient. And that is why it was held that the notice sent by the landlord is a valid notice sent. और एक केस है, और ये तीनों भी केसेस के ऊपर इंडिविजुअली इंस्टीट्यूट जो है ना एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकता है। क्योंकि मई 2023 के अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने अगर सेक्शन 26 पे सवाल पूछा है, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि सेक्शन 27 के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछे। एक तो सेक्शन 27 का जनरल रूल है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर पोस्ट करना है, यू हैव टू पोस्ट इट बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग इट, प्रीपेइंग इट एंड सेंडिंग इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तब माना जाएगा कि आपका सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपर है। फिर कुछ केस लॉज है जहां पे हमने ये देखा था, एक एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा था नोटिस सर्व होनी चाहिए थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, बट आपने नोटिस सर्व की है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, तो ये सर्विस ऑफ नोटिस वैलिड नहीं है। सेकंड पॉइंट ये चीज कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि आपने जो नोटिस भेजी थी वो रेसिपिएंट ने रिसीव ही नहीं की और आपको वापस रिटर्न करवा दी। रेसिपिएंट को नोटिस रिसीव हुई है, वही अपने आप में एक प्रूफ है कि आपका सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपरली हुआ है। और एक थर्ड केस है वंदना गुलाटी का। इसमें क्या हुआ था, सुनो मेरी बात। वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह के केस में कुछ ऐसा हुआ था दैट नोटिस सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द पर्सन कंसर्न एट द प्रॉपर एड्रेस
is deemed to be served upon him in due course. So in short, अगर कहा गया है रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजनी है और मैंने प्रॉपरली एड्रेस करके प्रीपे करके रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर नोटिस भेजी है, मतलब मेरे साइड से डॉक्यूमेंट को सर्व करना प्रॉपर हुआ है। कल जाके सामने वाले पर्सन ने उस नोटिस को अगर क्लेम नहीं किया है तो इसमें गलती मेरी नहीं है। ओके, मेरे साइड से मैंने कानून को फॉलो किया है एंड इट इज अ सफिशिएंट प्रूफ दैट द नोटिस हैज बीन प्रॉपरली सर्व्ड। आप क्लेम नहीं कर रहे हो, ये आपकी दिक्कत है। आप मुझ पे ये एलिगेशन नहीं लगा सकते हो कि मैंने नोटिस को प्रॉपरली सर्व नहीं किया है। मैंने प्रीपे करना था, प्रीपे कर लिया है। प्रॉपरली एड्रेस करना था, प्रॉपरली एड्रेस कर दिया है। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना था, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है। कल जाके आप नोटिस को क्लेम नहीं करते हो तो इसमें प्रॉब्लम मेरा नहीं, इसमें प्रॉब्लम आपका है। यू कैन नॉट पुट द एलिगेशन ऑन मी दैट आई डिड नॉट सर्व इट प्रॉपरली। Yes or no guys? So in short, case 2 और 3 similar lengths पे ही है। Try to understand। एक चीज आप समझो, जनरल रूल बोलता है कि अगर एक्ट में कुछ भी नहीं कहा गया है तो नोटिस सर्व की जाती है बाय प्रीपेइंग, प्रॉपरली एड्रेसिंग एंड सेंडिंग द नोटिस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। आपकी एक्ट में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, फॉलो दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर एक्ट में लिखा है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू तो आपको जीसीए का सेक्शन 27 अट्रैक्ट नहीं होगा। देन यू सेंड इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। और थर्ड केस कहता है, जिसमें 2 केसेस एक्चुअली आते हैं, जो ये कहता है अगर आपने प्रॉपरली एड्रेस किया है, प्रीपे किया है और शिद्दत से रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, रेसिपिएंट ने आपकी चिट्ठी को या नोटिस को क्लेम नहीं किया है या रिटर्न करवा दिया है, तो ये बंदा आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता है कि आपने नोटिस को प्रॉपरली सर्व नहीं किया है। ही नॉट क्लेमिंग इट इज इन इटसेल्फ अ सफिशिएंट प्रूफ दैट द नोटिस हैज बीन सर्व्ड टू द रेसिपिएंट। Yes or no guys? So this is all about section number 27. Please mark it very 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 important. सारे sections पढ़ा लो क्या? 3 ही पेंडिंग है, फिर साथ में ही समरी लिख ले। ग्रेट। अच्छा, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, प्लीज जस्ट करेक्ट इट। दिस इज सेक्शन 28, इट्स नॉट 3 क्लॉज 28। प्लीज जस्ट करेक्ट इट। एक्चुअली मॉड्यूल में भी सेम मिस्टेक है। हाँ, इट्स अ बिग मिस्टेक। आप लोग लिख लो, मेरे लिए स्टाइलिस के बगैर लिखना बहुत डिफिकल्ट है। सेक्शन छोड़ो, अभी इतनी मेहनत कौन करेगा। लिख लिया सेक्शन 28। ओके, आ जाइए। केस लॉ का नाम लर्न करना एक्सपेक्टेड है क्या? आप लिखोगे, यू विल गेट अ एडेड एडवांटेज ओवर द अदर किड्स। इंस्टीट्यूट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एटलीस्ट फॉर अदर लॉस। हाँ, सेक्शन नंबर लिखो आप। जीसीए का, आईसीए का, यू ऑल विल बी एबल टू लर्न। आई एम डाउटफुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंपनीज एक्ट और जीसीए का कर लो आप, काफी है। ये तो बहुत बहुत इजी सेक्शन है, सेक्शन 28। साइटेशन, साइट करना मतलब किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। सो दिस इज साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट। एनैक्टमेंट मतलब आप जानते हो, एंड एक्ट। सुनो ना मेरी बात, कोई भी एक्ट का नाम जब कभी भी आप लेते हो, यूजुअली यू टेक द नेम ऑफ द एक्ट बाय इट्स कंप्लीट नेम, द कंप्लीट नेम। If not the complete name, you can also cite a name by its short title. If not the short title, तो ऐसे केस में देखो, कभी कभार ऐसा होता है ना कि शॉर्ट टाइटल जो है वो कॉमन हो सकता है एक या ज्यादा एक्ट के, जैसे कि आईटी एक्ट। आईटी एक्ट किसी को लगेगा इनकम टैक्स एक्ट, किसी को लगेगा हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट टाइटल या ये अब्रीविएटेड फॉर्म लिखना
थोड़ा सा वेग हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द ईयर इन विच द लेजिस्लेचर वॉज पास्ड. तो IT एक्ट 2000 अगर मैं लिखती हूँ, सो नाउ यू आर श्योर इट्स नॉट द इनकम टैक्स एक्ट, इट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. और वही अगर मैंने लिखा IT एक्ट 1961, so now you know it is the Income Tax Act 1961. जैसे कि आप किसी बच्चे को अगर पुकारते हो, यूजुअली अगर किसी को भी पुकारना है आप फुल नेम यूज करते हो. So name and surname both. Sometimes you can also use only the name. बट अगर वो सेम नेम के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे सेम क्लासरूम में, यू कैन समटाइम्स ऑल्सो हैव निकनेम्स. जैसे कि हमारे क्लास में कोई पॉश होगा, तो वैसी वो बात है. हम ऋषि बुला सकते हैं, ऋषि से ज्यादा अगर है तो चमन बुला सकते हैं. बहुत सारे चवल है, तो अब हम जान सकते हैं. पॉश तो एक ही है ना, पॉश का तो हमको पता है यही है. तो ऐसी वो बात होती है. बेचारा कुछ नहीं कहता है यार, कितने पॉजिटिवली जोक्स भी लेता है वो. बहुत अच्छा बच्चा है. कौन? डोलो? क्यों ऐसा? डोलो 650 कौन है? लैला मजनू? कुछ भी. चलो आ जाइए, चलो आ जाइए. इतनी भी कॉस्टिंग की बड़ाई मत कर लो. डर जाएंगे बाकी के बच्चे. फाउंडेशन के बच्चे तो जरूर डर जाइए. जब आप लोग अकाउंट्स की क्लास में रहते हैं तो मेरी फाउंडेशन की क्लास इसी क्लासरूम के नीचे रहती है. वो बच्चे मुझे बोले परसों के दिन, बोले कि मैम इंटर में जाके अगर ऐसे बिहेव करने वाले तो हम फाउंडेशन में ही ठीक है. मतलब हमारी हालत भी ऐसी होने वाली है क्या? इतना हंसते वो लोग आपके ऊपर, इतना हंसते. मैम कर क्या रहे हैं लोग? पूरे मजे लेते वो लोग आपके. जब आप फाइनल में हो गए तब. हाँ, एक्चुअली ये फेज ही वैसा है, कुछ नहीं कर सकते. जिसने अपने आप को संभाल लिया उसकी नैया पार. होता है ऐसे. Even a straight line on an ECG graph means that you are dead. So that's how life is. चलो आ जाइए. Come on. बस यार, क्या तू अलग ही आदमी है यार. चलो आ जाइए. इसको रिमोट प्लीज पास कर दो. ओके, सो इट्स अ वेरी स्मॉल एंड स्वीट सेक्शन जहां पे कहा गया है कोई भी एक्ट को अगर आपको साइट करना है, यू यूजुअली साइट इट बाय इट्स नॉर्मल टाइटल और समटाइम्स बाय इट्स शॉर्ट टाइटल. या समटाइम्स अगर शॉर्ट टाइटल में आपको लगता है कंफ्यूजिंग हो सकता है, वेग हो सकता है, जैसे मैंने IT का एग्जांपल दिया, तब आप शॉर्ट टाइटल के साथ साथ व्हाट यू कैन आल्सो डू इज यू कैन साइट द ईयर इन विच द एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट, सो दैट थिंग्स आर क्लियर and you and the other party are on the same page as regards to the act that you all are discussing about. Next, section 29, saving for previous enactments, rules and bylaws. So what is this section number 29 talking about? सुनो ना मेरी बात. section 29 कहता है GCA के भी पहले कुछ एक्ट्स बनी है. देखो GCA कौन सी एक्ट ईयर में बना है? 1897. आप देखो ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वाज मेड इन द ईयर 1881. नेगोशिएबल 1881. वाज इट मेड बिफोर द GCA?
In fact, even the Indian Contract Act was made in the year 1872. Was it made before the GCA? सेक्शन 29 बहुत ही हम्बल सेक्शन है. ये कहता है हो सकता है मेरे आने के पहले, मतलब जीसीए एक्ट आने के पहले दूसरी एक्ट्स आई होगी. तो अब भले ही आई हैव कम आफ्टर दीज एक्ट्स, ओके, और मेरे एक्ट में तो मैंने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दिए हैं. सो भले ही मैंने अपने एक्ट में राह बताया है कि कैसे कोई कानून को पढ़ा जाता है, रूल को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रूल्स को बनाया जाता है, इंटरप्रिट किया जाता है, ये सारी चीजें भले ही मैंने बनाई है इन द ईयर 1897, बट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एग्जिस्टेंस और इंटरप्रिटेशन of those acts which were made before me. Okay, so though I am made after these acts remain as they are, and now onwards from the time I came into existence, you can use these guidelines in order to also interpret those acts which were made before me. समझ में आ रही है बात? So it's a very humble section जो सबको साथ लेके चल रहा है और कह रहा है भले ही मेरा अस्तित्व लेट हुआ है, फर्क नहीं पड़ता है, मुझसे भी पहले जो एक्ट्स बनी गई है उनको भी इंटरप्रेट करते वक्त आप इन प्रोविजंस को फॉलो कर सकते हो. ओके, एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट आफ्टर विच द एक्ट कम्स टू एन एंड इज अबाउट ऑर्डिनेंसेस. इट्स अ वेरी सिंपल सेक्शन जो कहता है ऑर्डिनेंस विल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ इट इज एन एक्ट पास्ड अंडर द पार्लियामेंट. सुनो ना मेरी बात, जैसे कोई एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, जैसे आपके कोई नॉर्मल एक्ट है, एलएलपी एक्ट है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, जैसे कोई कानून का एक्ट का इंपैक्ट और इफेक्ट होता है वैसा ही इफेक्ट ऑर्डिनेंस का भी होता है. व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? डू यू नो व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? मैंने आपको डे 1 पे पढ़ाया था ऑर्डिनेंस, बिकॉज आई हैड टोल्ड ऑल ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉ. देखो सुनो मेरी बात, यूजुअली जब कभी भी कोई एक्ट बनता है कैसा प्रोसीजर होता है? पहले द ड्राफ्ट इज मेड, देन दिस ड्राफ्ट इज लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, and then you go to the president for his consent, and once the president gives his consent it becomes an act. Ordinance usually तब बनाए जाते हैं when it is the need of the hour to make an act in a fast track manner. But act और fast track manner actually hand in hand नहीं जाते हैं, क्योंकि act बनाने के लिए पार्लियामेंट बीच में आ जाता है और पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन भी होता है. ऑपोजिशन पार्टी का काम ही होता है ऑपोज करना. तो ये एक कहेगा तो ये 10 कहेगा, ये नॉर्थ कहेगा तो ये साउथ कहेगा, ये ईस्ट कहेगा तो ये वेस्ट कहेगा, और दोनों इस चक्कर में एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं. तोड़ा फोड़ी मारा मारी सब हो रहा है पार्लियामेंट में, एक्सेप्ट फॉर सम प्रोडक्टिव स्टफ. सो अब एक तो हमें एक्ट बनाना है और दूसरा हमें फास्ट ट्रैक मैनर में बनाना है. तो ये कैसे हम लोग कुछ सोल्यूशन पाए? एंड दैट इज व्हाई वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस में हमने कहा है आप पहले ड्राफ्ट बना लीजिए, बट नाउ दिस ड्राफ्ट विल डायरेक्टली गो टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट. वंस द प्रेसिडेंट गिव्स हिज कंसेंट, देखो हम इसको एक्ट तो नहीं कह सकते बिकॉज वंस हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 पे आए हैं, एंड दैट इज व्हाई हमने इसको नाम दिया है कानून की दुनिया में एज एन ऑर्डिनेंस, बट इट हैज द इफेक्ट ऑफ एन एक्ट ओनली. सिर्फ ये चीज है कि जैसे ही both the houses of parliament they come into session, तो हम लोग इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में ले डाउन करेंगे एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 weeks we will get this ordinance passed and then this ordinance becomes an act. तो बेसिकली 1 2 3 फॉलो ना करते हुए हम 1 3 और 2 पे चले जाते हैं, और जो बीच का गैप है जहां पे both the houses of parliament are not into session, in that time it is an ordinance. और उस समय के लिए that ordinance will act as an act only. तो जैसे कोई नॉर्मल एक्ट है वैसे ही इसके इम्पैक्ट और इफेक्ट्स होते हैं. सो बेसिकली ऑर्डिनेंस के द्वारा हमने गवर्नमेंट को पावर दिया है कोई हादसे का अगर इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन लेना है
तो हम ऑर्डिनेंस के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसका इफेक्ट देश भर में ला सकते हैं। तो ऐसे बहुत बार सिचुएशंस आती है, जब वो ताज अटैक भी आया था टेररिस्ट का, तो हम ये नहीं वेट कर सकते हम ड्राफ्ट बनाएंगे, पार्लियामेंट में ले डाउन करेंगे, पार्लियामेंट का तमाशा देखेंगे, एक्ट बनाएंगे और फिर उनको सजा देंगे। इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि कितने निर्दोष थे जो अफेक्ट हो गए थे। सिर्फ अफेक्ट नहीं, सम पीपल ऑल्सो डाइड जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, इंक्लूडिंग सम फॉरेनर्स। सो दिस शुडेंट हैपन इफ दे आर कमिंग डाउन टू आवर कंट्री। तो इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। तो ऐसा कोई भी हादसा हो सकता है, नॉट ओनली अ टेररिस्ट अटैक। तो जैसे कि ये बायो न्यूक्लियर वॉर आया कोविड का, सो व्हाट, so it's necessary. So these are certain situations which we do not predict, but emergency आ जाती है, कोई अनफॉर्सिन कॉन्टिजेंसी आ जाती है और गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी होता है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्डिनेंस इन द कंट्री। तो ये सेक्शन ऑर्डिनेंस को ही बताता है और कहता है ऑर्डिनेंस का इम्पैक्ट ऐसा ही होगा जैसे कि वो कोई एक्ट है पास्ड अंडर द पार्लियामेंट, भले ही पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है, फिर भी उसको ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि इट्स एन एक्ट पास्ड अंडर द पार्लियामेंट। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। आ जाइए आपके नोटबुक्स में, समरी हम लोग लिख लेते हैं, सेक्शन नंबर 27। आ जाइए। ओके, सेक्शन नंबर 27 पे प्लीज आ जाइए। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। सर्विस मतलब समझता है ना, सर्व करना मतलब सेंड करना, भेजना। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। I would request my virtual students, please don't chat unnecessarily in the group. फिर क्या हो जाता है ना, जब मैं चैट बॉक्स रीड करती हूँ इतने मैसेजेस आ जाते हैं, मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि इंपॉर्टेंट मैसेज कौन सा स्किप हो गया, और आपकी चैट्स आपस की दिखाई देती है मुझे, फिर ऐसा लगता है आप लोग टाइम पास ही कर रहे हो। सेक्शन 27, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। ओके, प्लीज राइट डाउन। Where any act requires a document to be served, where any act requires a document to be served by post, then the service मतलब द सेंडिंग, ये जो आप भेज रहे हो डॉक्यूमेंट को, द सर्विस, जिनको नहीं पता है आप लिख सकते हो वहीं पे, द सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड
the service shall be deemed to be effected by, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ और पॉइंट 1 दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना स्क्रीन पे आप देख सक रहे हो, वैसे ही आप सिस्टमैटिकली लिखो, बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग, प्रीपेइंग एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। पिच पिच मत करो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उतने एफर्ट्स लो। ओके, लिखा आपने? प्रीपेइंग, पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। नीचे लिखिए, इन यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा, in United Commercial Bank versus Bhimsen Makhija case, in United Commercial Bank versus Bhimsen Makhija case, notice was required to be sent. Andrew, should I block you? A notice was required to be sent. A notice was required to be sent by registered post acknowledgement due. A notice was required to be sent by registered post acknowledgement due according to the statutory rules. According to the statutory rules. But instead it was sent by, registered post only. This notice sent is invalid. This notice sent is invalid. Why is it invalid? Tell me. अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आपसे स्पेसिफिकली कुछ चाहता है, क्या आप वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे? जीसीए तभी रिफर किया जाता है जब आपकी एक्ट साइलेंट है। तो आप ब्रैकेट में प्लीज इसको क्लैरिफाई करके लिख लीजिए, ओपन ब्रैकेट। इन दिस केस as the statutory rules itself provide, in this case as the statutory rules itself provide, about the service of notice, about the service of notice by registered post acknowledgement due, by registered post acknowledgement due, then the notice sent by registered post only then the notice sent by
registered post only, नहीं अभी तक ब्रैकेट क्लोज हुआ ही नहीं है, will not be the compliance, will not be the compliance, will not be the compliance of the said rules. Now you can close the bracket. Will not be the compliance of the said rules. क्यों इनवैलिड है? क्योंकि स्टैट्यूटरी रूल्स ने स्पेसिफिकली कहा है कि हम चाहते हैं आप नोटिस अगर भेजते हो सेंड इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और अगर आप फिर भी रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेज रहे हो तो आपने नोटिस को प्रॉपरली सर्व नहीं किया है, इसीलिए ये सेंडिंग ऑफ नोटिस इज इनवैलिड. सेंडिंग मतलब सर्विस ऑफ नोटिस इज इनवैलिड. और एक पॉइंट प्लीज लिख दीजिए, क्योंकि किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, केस लॉ के ऊपर भी या जनरल रूल के ऊपर भी. सो वी आर राइटिंग डाउन एवरीथिंग. प्लीज राइट डाउन वन मोर थिंग. इन जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह, in Jagdish Singh versus Nathu Singh case, notice was served by registered post. Notice was served by registered post according to the legal provisions. According to the legal provisions. Notice was sent by registered post according to the legal provisions. तो आपको registered post से ही भेजना था, आपने registered post से ही भेजा है. But the notice was returned by the recipient. It is presumed in this case, next sentence, it is presumed in this case that the notice has been properly served. That the notice has been properly served. ओके नेक्स्ट सेक्शन. अच्छा आप ये लिख लीजिए प्लीज, ये आपको क्लिक होना चाहिए. What? ये 3 चीजें लिखने में आपको सॉन्ग सुनना है? कौन सा? पानी पानी, सानी सानी, सानी सानी सुना है मैंने, सानी सानी नहीं सुना मैंने. आज ब्लू है पानी पानी वो सुना है मैंने, बट दिन भी सानी 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 सानी. दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है. सॉफ्ट सॉन्ग चाहिए आप लोगों को? आप लोगों के लिए जिनके दिल टूटे हुए उनके लिए गाना लगाया मैंने. सुनो कौन सा गाना है. फॉर ऑल दोज विद अ ब्रोकन हार्ट. सबसे पहले आपके लिए लगाया बेटा.
गाना चालू होते थे, अरे गाना चेंज हो गया, अभी छोड़ो, गाना चेंज हो गया। प्रीवियस गाने पे कैसे जाते मेरे को नहीं पता। MP3 है अभी, वो भी नहीं चाहता था ये गाना प्ले हो। लिखो जल्दी से। ना जाने कब ये हुआ, ना किसी को खबर, ना खुद को पता, खोए खोए रहते हम अपने आप चेंज हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। सिलसिलों का सिलसिला है हुआ शुरू, अब जो निकले भी जा, अब से है हमरा ही चाहते। आवाज कम कर। ये जैसे पहला नशा, वो पहली नजर, पहला घुमा, क्यों लगे मोहब्बत ही जान है। दोस्तों की दोस्ती, यारों की यारी कम लगने लगी, अभी रहने दो यार, बहके हैं हम बहका इतना सा लिखने के लिए ना। कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा पहला पहला प्यार है ये, वो आंखों में एतबार है ये, वो मेरा पहला पहला प्यार है ये, वो आंखों में एतबार है ये, वो चलो नेक्स्ट। सेक्शन नंबर 28। अरे वो केस 1 2 नहीं लिखना है आपको। सेक्शन 28 लिखो, साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट्स। citation, 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 citation of enactments. हो गया? क्या हुआ? लिखो। An act may be cited. An act may be cited. कसं व्हायचं यार? An act may be cited by reference to its title, by reference to its title, by reference to its title, or short title, by reference to its title or short title, if any, short title, if any, or by reference, or by reference
or by reference to the number and years thereof. To the number and years thereof. Okay. Next. Section 29 पे आ जाओ. Section 29. लिखो. Saving for previous enactments, rules and bylaws. Saving for previous enactments, rules and bylaws. लिखिए प्लीज यहां पे. Any act made आपको कुछ बताओ क्या? एक मिनट. ठीक है, लिखो. क्या लिखा आपने? Any act made before the commencement of the GCA. Any act made. लिखो. Any act made before the commencement of the General Clauses Act, before the commencement of the General Clauses Act, यहां पे एक मिस्टेक लग रही ना. ये जो वर्ड आफ्टर है, दिस शुड बी बिफोर. आप ये जीसीए का सेक्शन 29 देखो. ये देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में और मॉड्यूल में भी आफ्टर लिखा है. अरे बेटा कसं व्हायचं? दो बातें है ना. एक तो ये जीसीए एक्ट है. जीसीए एक्ट कमेंस होने के पहले अगर आपने कोई एक्ट, रूल, रेगुलेशन बनाया है, जीसीए एक्ट कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब समझता है कौन सी एक्ट? दिस एक्ट इज द जीसीए एक्ट. तो जीसीए एक्ट कमेंस होने के पहले अगर आपने कोई एक्ट, रेगुलेशन, रूल या बायलॉ बनाया है, जीसीए एक्ट कमेंस होने के पहले अगर आपने कोई एक्ट, रेगुलेशन, रूल या बायलॉ बनाया है, तो ऐसे केस में इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट दैट एक्ट इवन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. मतलब जीसीए आ गया फिर भी उस एक्ट पे इंपैक्ट नहीं होगा. कुछ समझ में आई बात? प्लीज लिसन नाउ, जस्ट लिसन. जीसीए एक्ट कौन से साल में बना है? 1897. जीसीए एक्ट 11 मार्च 1897 से कमेंस हुआ है. जीसीए एक्ट कमेंस होने के पहले अगर आपने कोई एक्ट बनाया है तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द जीसी.
समझ में आया? कहाँ बिफोर कहाँ आफ्टर? आपके मॉड्यूल में कुछ तो गलत दिया है, एक पूरी लाइन ही गायब है आपके मॉड्यूल में, एक्चुअली आपके मॉड्यूल में भी और आईसीआई के मॉड्यूल में भी. So what you do is you just cut that section 29 and you just say refer the notebook. क्योंकि कुछ तो दो आफ्टर वर्ड्स के बीच के पूरे वर्ड्स ही स्किप कर दिए सेक्शन 29, इसलिए आई जस्ट क्रॉस चेक्ड. आफ्टर और आफ्टर का रेफरेंस लेके उन्होंने कंटिन्यू कर दिया और बीच के वर्ड्स ही स्किप कर दिए. आपने अभी तक आपके नोटबुक में क्या क्या लिखा है? एनी एक्ट मेड बिफोर द कमेंसमेंट of the General Clauses Act shall not have effect. Shall not have effect on the construction of these acts. On the construction मतलब on the interpretation of these acts after the commencement of GCA. Last, section 30. सेक्शन 30 का हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंस. सेक्शन 30 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंस. पहले तो आप ऑर्डिनेंस का मतलब लिख लो, ठीक है? आप लिखो एन ऑर्डिनेंस शैल हैव द सेम इफेक्ट. एन ऑर्डिनेंस शैल हैव द सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. It enables the Indian government same effect as an act of parliament. It enables the Indian government to take immediate legislative action. To take immediate legislative action. To take immediate legislative action. An ordinance is a part of law. An ordinance is a part of law. हो गया. नहीं, मैं ब्रेक देती हूँ बट आफ्टर द क्वेश्चंस. क्या 4 क्वेश्चंस पेंडिंग है? दैट्स इट. 4 क्वेश्चंस को ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. क्वेश्चन 3 पे आ जाइए. ये देखा, क्वेश्चन 3 सेक्शन 27 के ऊपर है. हीर
What is the meaning of service by post as per the provisions of the GCA? बोलो. सर्विस ऑफ पोस्ट कब सही है माना जाएगा? When you have, बोलो ना, properly addressed, prepaid and you have posted it by registered post, तभी माना जाएगा आपका सर्विस बाय पोस्ट इज वैलिड. तो सेक्शन 27 पे आ जाइए प्लीज. लिखिए May 18, May 20. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. 3, क्वेश्चन नंबर 3. Where are you writing it? I don't know now. Okay. Did you all write the cross reference? Great. So question number 4 is done. 5 is done. 6 पे आ जाइए. 6 is a direct theory question. Yesterday I told you institute ने काफी बार सवाल पूछा है relating to how a rule is made. So even this is a direct theory question on section number 23. तो आप लोग जानते हो कंसर्न अथॉरिटी या तो खुद होके या तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से पहली बात तो प्रपोज्ड ड्राफ्ट रूल्स बनाती है. ये ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिश किया जाता है इन फ्रंट ऑफ एवरी पर्सन हु इज लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय दीज रूल्स. फिर उसके बाद जब हम ये नोटिस देते हैं, हम नोटिस में ये भी डेट स्पेसिफाई करते हैं कि कब तक उनको उनके ऑब्जेक्शंस देने होंगे, जिसके बाद ये ड्राफ्ट इज गोइंग टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. जो भी उनके सजेस्टेड चेंजेस है, ये क्या हो गया, वो भी किया जाएगा. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दिस ड्राफ्ट विल गेट पब्लिश्ड. सब कुछ हाईलाइट हो गया. In the official gazette, and then the draft become conclusive, yes, final, and it's a conclusive proof कि जैसे लॉ बनाना था वैसे आपने लॉ बना दिया है. So it's a direct theory question. इसमें आपका पार्ट ज्यादा है जहां पे आपको लर्न करना होगा और उसको प्रेजेंट करना होगा. अगर आपको लगता है यू आर नॉट दैट गुड लर्नर, राइट दिस आंसर 2 to 3 times. समरी मैंने आपको ऑलरेडी आपके बुक्स में लिखा दिए. लर्न करो, 2-3 बार लिखो, ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा. क्वेश्चन 7 तो हमारा हो चुका है. 8 भी हो चुका है. 9 भी हो चुका है. 10 भी हो चुका है. 11 भी हो चुका है. 12 हुआ है. बुलक्स हो गया है ना. क्वेश्चन 12 हो चुका है. 13 भी हो चुका है. फाइनेंशियल ईयर और ईयर क्या होता है और क्या ये एक दूसरे से अलग अलग है? अलग अलग है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एंडिंग ऑन 31st of March, and year is according to the British calendar year starting from 1st of January ending on 31st of December. रूल और तो पर्सन की डेफिनेशन हो गई है. रिपील का इफेक्ट भी हो चुका है. क्वेश्चन 16 पे प्लीज आ जाइए. 16, 17 और 20 बाकी है. The Ministry of Corporate Affairs published in the Official Gazette of India the proposed draft of rules further to amend certain rules under the Companies Act. The MCA made some modifications in the draft rules already published. In the light of the provisions of the Companies Act, ये भी सेक्शन 23 का ही है. तो सेक्शन 23 के उधर तब आपने नवंबर 18 लिखा था. इसका प्रीवियस क्वेश्चन जो डिस्कस किया था नवंबर 18. हाँ तो लिखो ना, फिर आप नीचे गए थे तब कुल्फी लेने. और ये भी लिख लीजिए May 2022. क्वेश्चन नंबर 16. May 2022 and November 2018. In the light of the provisions of the GCA, answer
the following questions. Is it required for MCA MCA is the Ministry of Corporate Affairs, to publish a draft of the proposed rules? So the answer is yes. आप रूल्स बना के फाइनल नहीं कर सकते हो, पहले आपको उसका ड्राफ्ट बनाना होता है, और ये ड्राफ्ट हर वो कोई पर्सन को आपको पब्लिश करना होता है who is likely to get affected. So the answer to this first question is yes. Next, in case of any irregularities in the publications of the draft, can it be questioned? देखो, एक बार आपने रूल्स को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया, देन इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस. उसके बाद आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन करना इज बिफोर इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, और उसको हम क्वेश्चनिंग नहीं कहेंगे, हम उसको ऑब्जेक्शंस रेज करना कहेंगे. सो दो अलग अलग बातें हैं. ओके, सो वंस इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि रूल्स जैसे बनाने थे, प्रोसीजर को फॉलो करके आपने रूल्स को बना लिया है. Is it necessary to republish the rules in the amended form when the changes made are ancillary to the earlier draft? Yes. एक मिनट, एक दो क्वेश्चंस मिस हो गए क्या? ये वाला मिस हो गया ना. Is MCA entitled to make suitable changes in the draft? Is MCA an affected person? कंपनीज एक्ट में अगर रूल्स बन रहे हैं, क्या MCA अफेक्टेड पार्टी है? अरे बोलो ना. MCA, सेबी, बोलो ना. क्या ये अफेक्टेड पार्टीज है? तो क्या ये ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं? और क्या ड्राफ्ट मतलब नॉट द फाइनल कॉपी, ड्राफ्ट में चेंजेस के लिए प्रपोज कर सकते हैं? बिफोर इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, दे कैन प्रपोज any changes that they wish to. Once it is published in the official gazette, उसके बाद आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है. Is it necessary to republish the rules? Republish मतलब पहले पब्लिश कर दिया है, क्या रीपब्लिश करने की जरूरत है? In the amended form where the changes made are ancillary. ancillary का मतलब आपको समझता है क्या? ancillary मतलब supportive, incidental, something that is collateral is ancillary to the earlier draft. तो सुनो मेरी बात, आपने एक ड्राफ्ट बनाया है, उसको पब्लिश कर दिया है, अब उसी से संबंधित एक दूसरा कोई रूल आपने ऐड किया है. अमेंड करना मतलब ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है. अब सवाल ये पूछा है कि पिछला वाला जो रूल था, क्या उसको आपको रीपब्लिश करने की जरूरत है? सो द आंसर इज नो. आपने जैसा भी अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन एडिशन और अ डिलीशन और अ सब्स्टिट्यूशन. आप जो भी अमेंडमेंट हुआ है उसको ही पब्लिश किया तो भी सफिशिएंट है. जिसको चेंज किया जा रहा है, ओरिजिनल चीज को वापस से रीपब्लिश करने की जरूरत नहीं है. जो चेंज हुआ है उसको आप रीपब्लिश कर दो, जो अमेंडमेंट आया है उसको आप रीपब्लिश कर लो. एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ. जैसे कि सबसे पहली बार स्मॉल कंपनी का रूल पब्लिश हुआ, जहां पे हमने वो प्रिस्क्राइब लिमिट को चेंज किया था. अब वापस से कुछ दिन पहले और एक रूल रीपब्लिश हुआ, जहां पे हमने वो लिमिट को वापस से चेंज कर दिया है. पहले जैसे कि 2 करोड़ 20 करोड़ था, अभी 4 करोड़ 40 करोड़ है. तो प्रीवियस रूल को आप वापस से रीपब्लिश करोगे क्या? आप क्या करोगे? अभी के लिए इट इज 4 करोड़ एंड 40 करोड़. आपको प्रीवियस रूल को रीपब्लिश करने की जरूरत नहीं है. 4 मार्क के लिए सवाल पूछा था और एक एक पॉइंटर एक एक मार्क का था. अगर आपको लगता है इसमें से आपको कुछ लिखने नहीं भी आ रहा है, इट इज स्टिल ओके. आप क्या कर सकते हो, जितना आपको आ रहा है उतना अगर आप लिखोगे तो उतने आपको आपके डिजर्विंग मार्क्स मिल जाएंगे. ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस सेक्शन इंपॉर्टेंट. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू.
क्वेश्चन 17, हाँ नहीं 23 नहीं 27 के ऊपर है। ये वो वाला केस है, आपको पता है कौन सा? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा, जहां पे स्टैट्यूटरी रूल्स के हिसाब से आपको नोटिस भेजनी चाहिए थी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, बट आपने कैसा भेजा है? ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस नोटिस। इट्स नॉट वैलिड, इट इन शॉर्ट इट्स इनवैलिड। व्हाई? क्योंकि जीसीए आप तभी रिफर करते हो जब आपका एक्ट साइलेंट है। अगर आपकी एक्ट की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्या आप उसी को फॉलो करोगे? हाँ या ना? तो जीसीए का 27 कहता है नोटिस तभी सर्व होती है प्रॉपरली जब आपने प्रॉपरली एड्रेस किया है, प्रीपे किया है और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है। बट ये आप कब रिफर करोगे? जब आपका एक्ट साइलेंट है तब। अगर आपके एक्ट में स्पेसिफिकली कहा है कि आप नोटिस सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से ही भेजोगे, तो आप अगर नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हो तो आपने इन रूल्स को कंप्लाई नहीं किया है और ये नोटिस इनवैलिड होगी। नोटिस सेम चीज कहां पे कंक्लूड हुई थी? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा। क्वेश्चन नंबर 20 पे प्लीज आ जाइए। A company is said to be a company in which the public are substantially interested if it is a company which is registered under section 25 of the Companies Act 1956. Companies Act 1956. Companies Act, क्या ये रिपील हो चुका है? After the advent of the Companies Act 2013, the corresponding change has not been made under the Income Tax Act. Explain with reference of the GCA how will the provisions of the Income Tax Act be considered after the enactment of the Companies Act 2013. बोलो, अगर रिपील्ड एक्ट को री इनैक्ट किया है, जहां जहां रिपील्ड एक्ट का रेफरेंस है वहां वहां क्या आप री इनैक्टेड एक्ट का रेफरेंस कंसिडर करोगे? दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द जीसीए। तो आप इनकम टैक्स एक्ट जब पढ़ते हो, आप इसको कंपनीज एक्ट 1956 नहीं पढ़ोगे, इनफैक्ट आप उसको पढ़ोगे एज कंपनीज एक्ट 2013। तो करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट अगर इनकम टैक्स एक्ट में नहीं भी किया हो तो भी चलेगा। तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। सेक्शन नंबर कौन सा? 3 क्लॉज 22 रिलेटिंग टू गुड फेथ। उसके ऊपर एक क्वेश्चन था ना जो पेंडिंग था, और मैंने इंस्टीट्यूट के वो तीनों चारों क्वेश्चंस भी देखे और उनका मैंने सजेस्टेड आंसर भी देखा। समबडी प्लीज सेंड मी द पेज नंबर। गुड फेथ को कहां डिफाइन किया है? 1 तो सुनो मेरी बात, जहां जहां इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में जवाब दिया है ना, दोनों तीनों पेपर्स और आरटीपीस भी मैंने देखे, पहले उन्होंने बताया है कि गुड फेथ अकॉर्डिंग टू जीसीए मीन्स एन एक्ट विच इज डन इन गुड फेथ, विच इज डन ऑनेस्टली, बट शुड वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। बट आगे इंस्टीट्यूट ने ना हर एक आंसर में यह भी बताया है कि सिविल लॉ के हिसाब से, ये देखो ये सिविल लॉ आपको दिख रहा है अगले पेज पे, भले ही जीसीए की डेफिनेशन कहती है दैट एन एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन इन गुड फेथ वेदर इट इज डन
negligently or not, but it should have been done honestly. मतलब आप ऑनेस्टली करो, नेग्लिजेंटली किया है या नहीं किया है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है. बट हर आंसर में इंस्टीट्यूट ने ये कहा है, सिविल लॉ में, सिविल लॉ जिसको हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, सिविल लॉ कहता है एक्ट इज डन इन गुड फेथ only if it is done honestly and you are doing this act prudently. Prudently means with due care, और ordinary prudence होना मतलब common sense होना. मतलब बेसिकली एक तो आपका दिल साफ है और आपने कॉमन सेंस से वो काम किया है. इन शॉर्ट सिविल लॉ कहता है दैट nothing is said to be done in good faith which is done without due care. अगर आपने ड्यू केयर इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपने ड्यू केयर इस्तेमाल नहीं किया है तो माना जाएगा आपका फेथ गुड नहीं है. सो इन शॉर्ट वी विल प्रोटेक्ट यू ओनली इफ योर फेथ इज गुड and you have exercised due care, and you have exercised due care. दोनों चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है. ऑनेस्टली भी किया होना चाहिए और ड्यू केयर से भी आपने ये काम किया जाना चाहिए. इन शॉर्ट सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जीसीए में दी गई डेफिनेशन बहुत इररिलेवेंट है. मींस अगर आपकी एक्ट गुड फेथ को डिफाइन करती है तब तो आप उसी एक्ट में दी गई डेफिनेशन को रिफर करने वाले. मोंग ओंग पू वर्सेस मोंगसी मोंग, जहां पे लिखा गया था गुड फेथ मीन्स व्हाट, ऑनेस्टली प्लस केयरफुली. नेग्लिजेंटली किया है तो गुड फेथ में कवर नहीं होता है. बट आगे कहा गया है, वैसे भी सिविल लॉ में गुड फेथ को हमने इसी तरह से डिफाइन किया है कि आपने ये काम ऑनेस्टली तो किया होना चाहिए, बट ऑनेस्टली के साथ साथ ड्यू केयर के साथ भी किया होना चाहिए. अगर आपने सिर्फ ऑनेस्टली कुछ काम किया है बट आपने ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं किया है तो ऐसे केस में वी विल नॉट प्रोटेक्ट यू. और एक सेंटेंस यहाँ पे एक्चुअली अधूरा रह गया है. एन ऑनेस्ट परचेस मेड, सुनो ना, एन ऑनेस्ट परचेस मेड, ऑनेस्ट मतलब क्या आपका मन साफ है, आपने परचेस ऑनेस्टली तो किया है, बट carelessly without making the proper inquiries cannot be said to have been done in good faith. Cannot be said to have been made in good faith. So in short, अगर आपने कुछ चीज खरीदी है, सच्चे मन से खरीदी है, बट प्रॉपर इंक्वायरी किए बिगर खरीदी है तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. सो इसीलिए आप आपके नोटबुक्स में आ जाइए या टेक्स्ट बुक्स में, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सेंटेंस पे जनवरी 2021 और नवंबर 2020 और नवंबर 19 के ऊपर सवाल पूछा है. और वो सवाल जो आपके क्वेश्चन बैंक में है, मतलब उसका जवाब एकदम करेक्ट है. क्या लिखोगे आप? वहां पे जगह होगी तो उधर लिखो, नहीं तो चिट्ठी पे प्लीज लिख दो. According to the civil law, according to the civil law, according to civil law, an act cannot be said, an act cannot be said, cannot be said to have been done, to have been done in good faith, in good faith
which was done without due care and attention. Which was done without due care and attention, as is expected, as is expected, as is expected from a man of ordinary prudence, from a man of ordinary prudence. Thus, an honest purchase made, thus an honest purchase made carelessly, honest purchase made carelessly, without making proper inquiries, without making proper inquiries, without making proper inquiries, cannot be said, cannot be said, cannot be said to have been made, cannot be said to have been made in good faith, in good faith, so as to convey a good title, so as to convey a good title.